भारत की मिट्टी ने कई लुटेरों को देखा है, पर वॉरेन हेस्टिंग्स जैसा चतुर, निर्दयी और चालाक शासक शायद ही कभी। यह वह नाम है जिसने बनारस की गलियों को उजाड़ा, अवध की बेगमों के खजाने लूटे, गोरखपुर की जनता पर कहर ढाया और बंगाल की प्रजा से आखिरी रोटी तक छीन ली। उसकी हर चाल में लालच था, हर कदम पर विश्वासघात था और हर फैसले ने भारत की आत्मा को लहूलुहान किया। इतिहासकार कहते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स के अत्याचार इतने भयानक थे कि शायद ही कोई लेखक उन्हें पूरी तरह लिख पाने में सक्षम हो पाता। यह है वॉरेन हेस्टिंग्स की कहानी, एक ऐसी कहानी जो आपको हिला देगी और सोचने पर मजबूर करेगी कि जीत किसकी हुई, भारत की या अंग्रेजी लालच की। इस पुस्तक में कुल 26 अध्याय हैं, जिन्हें हम बारी बारी से ऑडियो बुक में बदल रहे हैं। बाकी अध्यायों के लिए आई बटन पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 7, वॉरेन हेस्टिंग्स। लेखक के शब्दों में, 2 अमली का अंत। सन 1772 ईस्वी में कंपनी की ओर से वॉरेन हेस्टिंग्स कलकत्ता के फोर्ट विलियम किले का गवर्नर नियुक्त हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स की तालीम बहुत कम थी। सन 1750 के करीब वह एक मामूली क्लर्क की हैसियत से हिंदुस्तान आया और बहुत दिनों तक 40 रुपये मासिक पर मुर्शिदाबाद दरबार के अंग्रेज वकील के पास काम करता रहा। मुर्शिदाबाद में रहकर वह क्लाइव की देखरेख में भारतवासियों के रीति रिवाज और कूटनीति के दांव पेंच सीखता रहा। धीरे धीरे वह क्लाइव से बढ़कर चतुर साबित हुआ। न्याय अन्याय या पाप पुण्य की उससे भी कम परवाह करता था। इस समय तक कुछ इलाका बंगाल के अंदर, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों प्रांतों की दीवानी और थोड़े थोड़े इलाके मद्रास तथा बंबई की ओर कंपनी को मिल चुके थे। मुर्शिदाबाद का गद्दी नशीन नवाब केवल एक अधिकार शून्य खिलौना था। तीनों प्रांतों का सारा शासन पटना में महाराजा शिताब राय, मुर्शिदाबाद में मोहम्मद रजा खां तथा उड़ीसा में जरारत खां, इन 3 नायबों के हाथों में था और ये तीनों हर तरह अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली थे। निस्संदेह इन दोनों नायबों ने कंपनी के ऊपर बेशुमार एहसान किए थे। अंग्रेजों और शुजा-उद-दौला के युद्ध के समय शिताब राय ने कदम कदम पर अंग्रेजों का साथ दिया था और उसी से अंग्रेजों का अधिकांश काम निकला। सियरुल मुताखरीन में लिखा है कि आए दिन कंपनी के कर्मचारी एक न एक अंग्रेज को शिताब राय के पास भेजते रहते थे और बिना किसी वजह यह लिख भेजते थे कि इसे इतनी रकम दे दी जाए। शिताब राय ने इन अंग्रेजों को देने के लिए लोगों से रुपए वसूल करने के अनेक उपाय निकाल रखे थे, जिनमें से एक उपाय यह था कि ऐसे मौकों पर वह अपने खास जागीरदारों, माफीदारों इत्यादि को उनके पट्टों और सनदों सहित बुलवा भेजता था। फिर इस बहाने से कि अमुक अंग्रेज आपके कागज देखना चाहता है, उनसे कागज लेकर अपने किसी कर्मचारी को दे देता था और जब तक एक खास रकम उनसे वसूल न कर लेता था, कागज वापस न देता। अंत में ये रकमें जमा करके उस अंग्रेज को दे दी जाती थीं। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हिंदुस्तान के अंदर कंपनी का इलाका नहीं बढ़ा। फिर भी वॉरेन हेस्टिंग्स का शासनकाल ब्रिटिश भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्लाइव ने इस देश के अंदर अंग्रेजी राज की जो बुनियादें डाली थीं, वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत की राजशक्तियों को और अधिक कमजोर करके उन बुनियादों को पक्का कर दिया। मालूम होता है कि इस समय तक अंग्रेज भारतीय शासन का सब कारोबार सीख चुके थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहला काम यह किया कि क्लाइव की कायम की हुई 2 अमली का अंत करने के लिए उसने मोहम्मद रजा खां और शिताब राय दोनों नायबों पर गबन तथा खयानत के इल्जाम लगाकर उन्हें कैद कर लिया। मोहम्मद रजा खां को फंसाने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने राजा नंद कुमार को अपनी ओर फोड़ा।
नंद कुमार को यह लालच दिया गया कि रजा खां की जगह तुम्हें बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। इस लालच में आकर नंद कुमार ने मोहम्मद रजा खां को दोषी साबित करने में अंग्रेजों को काफी मदद की। सियरुल मुताखरीन में लिखा है कि महाराजा शिताब राय को भी धोखा देकर गिरफ्तार किया गया। कलकत्ता लाकर इन दोनों हिंदुस्तानी शासकों के मुकदमों की सुनवाई हुई। राजा नंद कुमार ने अपने बयान में लिखा है कि इन दोनों से कई लाख रुपये रिश्वत लेकर अंत में वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों को निर्दोष कहकर छोड़ दिया, किंतु उन दोनों का काफी अपमान किया जा चुका था। उनके अधिकार छीनकर कंपनी को दे दिए गए। मुर्शिदाबाद के नवाब के सालाना खर्च की रकम को भी वॉरेन हेस्टिंग्स ने और कम कर दिया तथा दीवानी एवं फौजदारी दोनों की सदर अदालतों को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता हटा लिया। इस तरह दो अमली का भी अंत हो चला और तीनों प्रांतों के ऊपर कंपनी की राज सत्ता और अधिक साफ साफ चमकने लगी। मुकदमा समाप्त होने के बाद नंद कुमार को मालूम हुआ कि उसे बंगाल की नायबी का झूठा लालच केवल काम निकालने के लिए ही दिया गया था। अभी तक क्लाइव के समय की संधि के अनुसार कंपनी सम्राट शाह आलम को 26 लाख रुपए वार्षिक खराज भेजती थी। सन 1771 में सम्राट शाह आलम इलाहाबाद से दिल्ली चला गया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने गवर्नर नियुक्त होते ही सम्राट को खराज भेजना बंद कर दिया। इलाहाबाद और कड़ा का इलाका क्लाइव ने शुजाउद्दौला के हाथ बेच दिया, किंतु इलाहाबाद के करीले में सेना बराबर कंपनी ही की रहती रही। वॉरेन हेस्टिंग्स के इन सब कामों को सुधार का नाम दिया जाता है। इनका उद्देश्य था बंगाल के राज्य शासन से धीरे धीरे भारतीय अंश को मिटा देना। निरपराध रूहेलों का संहार। कंपनी के डायरेक्टर अब वॉरेन हेस्टिंग्स पर बार बार जोर दे रहे थे कि जिस तरह हो सके अधिक से अधिक धन भारत से वसूल करके इंग्लिस्तान भेजा जाए। वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी लॉर्ड मैकाले के शब्दों में चाहे ईमानदारी से हो और चाहे बेईमानी से जिस तरह हो सके धन बटोरने का निश्चय कर लिया। देश की स्थिति का उसे पूरा ज्ञान था और सूझ की भी उसमें कमी न थी। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स की नजर रुहेल खंड की ओर गई। अवध की उत्तर पश्चिम सरहद पर रुहेल पठानों का राज्य था। इतिहास लेखक मिल लिखता है, एशिया भर में जिन देशों का शासन सबसे अच्छा था उनमें एक रुहेल खंड का इलाका था। वहां की प्रजा सुरक्षित थी, उनके उद्योग धंधे को राज्य की ओर से सहायता दी जाती थी और देश में खुशहाली बराबर बढ़ती जाती थी। इन उपायों से और अपने पड़ोसियों का इलाका फतह करने के स्थान पर कोशिश करके सबके साथ मेल जोल बनाए रखकर उन लोगों ने अपनी स्वाधीनता को कायम रखा था। अवध के नवाब के साथ रुहेलों की संधि हो चुकी थी, जिसका ये लोग सदा ईमानदारी के साथ पालन करते थे। अंग्रेजों के साथ रुहेलों का कोई किसी तरह का झगड़ा न था और न झगड़े का कोई छोटे से छोटा बहाना ही अंग्रेजों को मिल सकता था। फिर भी वॉरेन हेस्टिंग्स ने सन 1773 ईस्वी में रुहेलों के विरुद्ध नवाब शुजाउद्दौला के साथ एक गुप्त संधि कर डाली। इस संधि में यह तय हो गया कि कोई मुनासिब बहाना मिलते ही कंपनी और नवाब की सेनाएं मिलकर रुहेलखंड पर चढ़ाई करेंगी। रुहेला जाति को निर्मूल कर उनका राज शुजाउद्दौला के हवाले कर दिया जाएगा और इस उपकार के बदले में शुजाउद्दौला 40 लाख रुपए नकद और युद्ध का सारा खर्च कंपनी को अदा करेगा। मिल के इतिहास से मालूम होता है कि शुजाउद्दौला ने अपनी इच्छा के विरुद्ध विवश होकर इस संधि को स्वीकार किया। इतिहास लेखक टारेंस लिखता है, 17 अप्रैल सन 1774 को इस जबरदस्त अन्याय में एक दूसरे को मदद देने वाली दोनों सेनाओं ने रुहेलखंड में प्रवेश किया। रुहेले वीर थे, किंतु उनकी तादाद बहुत कम थी। उन्होंने पहले दया की प्रार्थना की, किंतु व्यर्थ। मजबूर होकर उन्होंने वीरता के साथ मुकाबला किया, किंतु क्या हो सकता था। अंत में 23 अप्रैल को रामपुर की मशहूर लड़ाई में
उनकी किस्मत का फैसला हो गया। उनका नेता नवाब फैजुल्ला खां पहाड़ों की ओर भाग गया। एक एक आदमी जो रुहेला कहलाता था या तो अपना देश छोड़कर भाग गया या चुन चुन कर मार डाला गया। सारा हरा भरा देश लूट खसोट कर उजाड़ दिया गया। रुहेलखंड की लूट से 40 लाख रुपए नकद कंपनी को मिले और 2 लाख नकद वॉरेन हेस्टिंग्स की जेब में गए। रामपुर और उसके आसपास का थोड़ा सा इलाका बतौर जागीर नवाब फैजुल्ला खां को वापस दे दिया गया। रुहेलखंड का बाकी इलाका शुजाउद्दौला को मिल गया, किंतु वीर रुहेला जाति और उसकी स्वाधीनता का सदा के लिए अंत हो गया। वॉरेन हेस्टिंग्स को इनाम। इससे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स केवल फोर्ट विलियम किले और बंगाल के इलाकों का गवर्नर कहलाता था। मद्रास और बंबई दोनों प्रांतों के अंग्रेजी इलाकों का प्रबंध 2 अलग गवर्नरों के सुपुर्द था, जिनकी 2 अलग अलग काउंसिल थीं। रुहेला युद्ध के अगले साल मद्रास और बंबई के गवर्नर और उनकी काउंसिलें बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दी गईं और कंपनी के समूचे भारतीय राज का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स नियुक्त हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स पर इल्जाम ऊपर लिखा जा चुका है कि मोहम्मद रजा खां के विरुद्ध काम निकालने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने महाराजा नंद कुमार से बंगाल की नायबी का झूठा वादा कर दिया था, किंतु नंद कुमार भी एक अरसे से अंग्रेजों की आंखों में खटक रहा था। उस झगड़े के बाद नंद कुमार ने एक लंबी अर्जी लिखकर कलकत्ता की काउंसिल के सामने पेश की, जिसमें उसने वॉरेन हेस्टिंग्स पर बंगाल के रईसों और जमींदारों से रिश्वतें लेने, जबरदस्ती धन वसूल करने, यहां तक कि मुर्शिदाबाद के नवाब की मां मुन्नी बेगम से रकमें वसूल करने, लोगों को धोखा देने इत्यादि के अनेक इल्जाम लगाए। नंद कुमार की अर्जी में ठीक ठीक रकमें और पूरे नाम पते मौजूद थे। उसने शहादतें पेश करके अपने सब दावों को सच्चा साबित कर दिया। महाराजा नंद कुमार को फांसी। काउंसिल के मेंबरों ने नंद कुमार के इल्जामों को सच्चा स्वीकार किया, किंतु हेस्टिंग्स को कोई दंड न मिल सका। उसने इस बात से इनकार ही किया कि काउंसिल को गवर्नर के विरुद्ध शिकायत सुनने का अधिकार है। हेस्टिंग्स ने नंद कुमार के इल्जामों का जवाब देने के बजाय उल्टे नंद कुमार पर अब यह जुर्म लगाया कि 5 साल पहले यानी सन 1770 ईस्वी में नंद कुमार ने किसी कागज पर जाली दस्तखत किए थे। सन 1773 ईस्वी में कंपनी की ओर से कलकत्ता में एक नई अदालत सुप्रीम कोर्ट के नाम से कायम हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स का बचपन का एक दोस्त सर एलिजा हिम्पे उसका चीफ जस्टिस था। सर एलिजा हिम्पे के सामने महाराजा नंद कुमार पर जालसाजी का मुकदमा चलाया गया। मिल की पुस्तक और उस समय के दूसरे इतिहासों से साफ जाहिर है कि नंद कुमार पर जालसाजी का इल्जाम बिल्कुल झूठा था। फिर भी कई झूठे गवाह खड़े कर दिए गए। दूसरे पक्ष की सफाई के सबूत की खाक परवाह नहीं की गई। भारत में उस समय देसी या अंग्रेजी कोई भी कानून इस तरह का न था जिससे जालसाजी के जुर्म में मौत की सजा दी जा सके, किंतु हेस्टिंग्स के दोस्त सर एलिजा हिम्पे ने फौरन महाराजा नंद कुमार को मुजरिम करार देकर हजारों भारतवासियों की आंखों के सामने 5 अगस्त सन 1776 को कलकत्ता में फांसी पर चढ़वा दिया। मिल लिखता है कि महाराज नंद कुमार ने अपूर्व शांति और धैर्य के साथ मौत का सामना किया और अपने हजारों देशवासियों को फांसी स्थल के चारों ओर जोर जोर से रोता और चीखता छोड़कर इस दुनिया से कूच किया। जालसाजी ही के ऊपर क्लाइव ने भारत के अंदर ब्रिटिश राज की नींव रखी थी और खुले शब्दों में उसने अपनी इस जालसाजी को स्वीकार भी किया। उस जालसाजी के इनाम में क्लाइव को लॉर्ड की उपाधि दी गई, किंतु उसी क्लाइव के उत्तराधिकारी के समय में एक स्वतंत्र भारतीय शासक को जालसाजी के झूठे इल्जाम में फांसी पर लटका दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स
3 साल गवर्नर और 10 साल गवर्नर जनरल रहा। उसका सारा शासनकाल भारतीय प्रजा और भारतीय नरेशों के साथ घोरतम अन्यायों से भरा हुआ था। मराठों और हैदर अली के साथ उसकी लड़ाइयों का जिक्र दूसरे अध्यायों में किया जाएगा। बंगाल और उत्तर भारत के उसके सब अत्याचारों को बयान कर सकना इस पुस्तक में असंभव है, इसलिए उसके उत्तर भारत के केवल 2 और ज्वलंत कृत्यों को यहां पर संक्षेप में बयान किया जा रहा है। बनारस की समृद्ध रियासत। इनमें पहली घटना बनारस की है। बनारस की समृद्ध रियासत उस समय अवध के नवाब के अधीन थी, किंतु अवध के नवाब बनारस के महाराजा से अपना मामूली वार्षिक खिराज वसूल कर लेने के अलावा और किसी तरह का हस्तक्षेप उस रियासत के आंतरिक शासन में न करते थे। इतिहास लेखक टेरेंस लिखता है, बनारस का महाराजा बलवंत सिंह बड़ा अच्छा शासक था। उसकी प्रजा सुखी थी और देश खुशहाल था। किसानों को न बेजा मांग का डर था और न किसी तरह की जबरदस्ती का। वे अपने खेतों को बाघों की तरह जोतते थे और अपने अथक परिश्रम की पैदावार पर फलते फूलते थे। उनकी तादाद 5 लाख से ऊपर अनुमान की जाती थी। किंतु महाराजा बनारस आसपास के राजाओं में सबसे अधिक मशहूर धनवान था। सन 1776 में अवध के नवाब ने बनारस का इलाका कंपनी के नाम कर दिया। कंपनी ने अपनी ओर से एक नई सनद जारी करके बलवंत सिंह के पुत्र चेत सिंह को पिता के तमाम अधिकार दे दिए। अंग्रेज रेजिडेंट बनारस के दरबार में रहने लगा और महाराजा चेत सिंह की शुमार अंग्रेज कंपनी के मित्रों में होने लगी। वॉरेन हेस्टिंग्स की महाराजा बनारस से छेड़छाड़, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में लड़ाई छिड़ी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने महाराजा चेत सिंह को हुक्म दिया, अपने यहां 5 लाख रुपए सालाना खर्च पर 3 पलटने रखो। चेत सिंह की प्रजा उससे संतुष्ट थी। उसे इस सेना की कोई जरूरत न थी। 5 लाख सालाना खर्च भी उसके लिए बहुत अधिक था। उसने ऐतराज किया, किंतु कोई सुनवाई न हुई। अंत में उसे वॉरेन हेस्टिंग्स की आज्ञा माननी पड़ी। तारीफ यह कि इन पलटनों के अफसरों का अंग्रेज होना और कंपनी का उन पर अधिकार रहना जरूरी था। 2 साल बाद महाराजा चेत सिंह को फिर हुक्म मिला, अपने यहां इसी तरह सवारों की भी एक पलटन रखो। इस बार उसने इनकार कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स केवल बहाना ढूंढ रहा था। उसने फौरन फौज लेकर बनारस पर चढ़ाई की। चेत सिंह ने आगे बढ़कर बक्सर में वॉरेन हेस्टिंग्स से भेंट की। अपनी अधीनता प्रकट करने के लिए उसने अपनी पगड़ी उतारकर वॉरेन हेस्टिंग्स के पैरों पर रख दी। फिर भी वॉरेन हेस्टिंग्स न रुका। उसने सीधे बनारस पहुंचकर चेत सिंह के महल को घेर लिया और रेजिडेंट को आज्ञा दी कि चेत सिंह को कैद कर लिया जाए। बनारस की प्रजा इस अंधेर को देखकर भड़क उठी। वहां के लोगों में भी जान बाकी थी। वे कंपनी की सेना पर टूट पड़े। तुरंत तमाम अंग्रेज सिपाही एक एक कर कत्ल कर डाले गए। लोगों से बदला लेने के लिए अब और अधिक फौज भेजी गई। खूब घमासान युद्ध हुआ। रात को चेत सिंह के कुछ नौकरों ने जब यह देखा कि बनारस का किला शत्रु के हाथों में पड़ने वाला है, तब उन्होंने अपनी पगड़ियों की रस्सी बनाई और उसी के जरिए महाराजा चेत सिंह को महल की एक खिड़की से नीचे उतार दिया। गंगा के उस पार रामनगर के किले में चेत सिंह का मुख्य खजाना था। चेत सिंह अपनी माता और रानी समेत भागकर वहां पहुंचा, पर अंत में रामनगर का किला भी जीत लिया गया और चेत सिंह ने एक गृहविहीन बटोही की तरह वहां से भागकर ग्वालियर की रियासत में अपने शेष दिन बिताए। बनारस की लूट और बर्बादी। हेस्टिंग्स ने फौरन चेत सिंह की जगह उसी कुल के एक 19 साल के लड़के को बनारस की गद्दी पर बिठा दिया। कंपनी का खराज बढ़ाकर 20 लाख रुपए सालाना कर दिया गया। नए महाराजा के अनेक अधिकार छीनकर रेजिडेंट को दे दिए गए। शासन प्रणाली और राज कर्मचारियों में अनेक उलटफेर हुए
प्रजा पर अब नित्य नए अत्याचार होने लगे। दुखित और बिना सरदार की प्रजा ने नए अमलदारों और उनके अत्याचारों के विरुद्ध बार बार विद्रोह किया और सत्याग्रह किए, किंतु अंत में जिसकी लाठी उसकी भैंस, लूट खसोट और इस नई अमलदारी का नतीजा यह हुआ कि थोड़े दिन पहले जहां सुख और शांति विराजमान थी, वहां अब दुख और असंतोष ने उनकी जगह ले ली। 2 साल बाद जब हेस्टिंग्स फिर बनारस गया, तब उसे तमाम नगर उजड़ा हुआ दिखाई दिया। आबादी घटते घटते सन 1822 में केवल 2 लाख रह गई। अवध की बेगमों पर अत्याचार, किंतु इंग्लिस्तान से धन की मांग बढ़ती गई। वॉरेन हेस्टिंग्स की व्यक्तिगत धन पिपासा भी बनारस की लूट से शांत न हो सकी। बनारस से लौटते ही उसने अवध की ओर दृष्टि डाली। बनारस का हाल हमने इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट में मेंबर और इतिहास लेखक टारेंस की पुस्तक एम्पायर इन एशिया से लिया है। अवध की कहीं अधिक दुखमय कहानी भी ठीक टारेंस के ही शब्दों में नीचे बयान की जा रही है। अनेक बार कंपनी की ओर से बड़ी बड़ी रकमें बिना किसी कारण अवध के नवाब से मांगी जा चुकी थीं और जबरन वसूल की जा चुकी थीं, किंतु इस बार नवाब आसफ उद दौला ने अपनी निर्धनता की बिना पर मानी चाही और इस निर्धनता का एक कारण यह बताया कि मुझे यहां की सब्सिडियरी सेना के खर्च के लिए एक बड़ी रकम हर साल कंपनी को देनी पड़ती है। निस्संदेह यह कारण सच्चा था। इसके बाद इस डर से कि कहीं बनारस की तरह गवर्नर जनरल लखनऊ न आ धमके, आसफ उद दौला स्वयं हेस्टिंग्स से मिलने और अपनी हालत समझाने के लिए आगे बढ़ा। चुनार के किले के अंदर दोनों में बातचीत हुई। वहां एक ऐसी अद्भुत तदबीर निकाली गई जिससे कलकत्ता का खजाना भी भर जाए और लखनऊ का खजाना भी खाली न करना पड़े। लॉर्ड मैकाले ने लिखा है, तदबीर केवल यह थी कि गवर्नर जनरल और नवाब वजीर दोनों मिलकर एक तीसरे शख्स को लूटें, और जिस तीसरे शख्स को लूटने का उन्होंने निश्चय किया वह इन दोनों लूटने वालों में एक की मां थी। समझा जाता था कि नवाब शुजा-उद-दौला मरते समय अपनी मां और अपनी विधवा बेगम दोनों को बड़े बड़े खजाने दे गया है। फैजाबाद के महल भी वह उन्हीं के नाम पर कर गया था और ये दोनों बेगमें अपने अनेक रिश्तेदारों, बांदियों और नौकरों के साथ अपने इन्हीं प्यारे महलों में रहती थीं। इस धूर्तता की राय देने वाला माननीय गवर्नर जनरल था। आसफ उद दौला सुनकर शर्म से कांप उठा। फिर भी सौदा पक्का हो गया और दोनों अलग अलग अपनी अपनी ओर से इस दगाबाजी की जाप्तापूरी में लग गए। तय हुआ कि फैजाबाद में रहने वाली औरतों के सिर यह इल्जाम मढ़ा जाए कि तुम अंग्रेजों के खिलाफ चेत सिंह के साथ साजिश कर रही हो। यदि किसी तरह यह साजिश साबित की जा सके तो फिर बेगमों को हर तरह का दंड देना या उनके धन की जब्ती जायज ठहराई जा सकेगी। इसलिए साबित करना जरूरी था और साबित भी बाकायदा तरीके से करना। जब लोगों को पता चला कि अंग्रेज क्या चाहते हैं तो झूठे गवाह खड़े हो गए। बेगमों की तरफ से न कोई जवाबदेही करने वाला था और न कोई वकालत करने वाला। अब पेशतर इसके कि बेगमों के महल के फाटकों को तोड़कर अंग्रेजी फौज भीतर घुस सके। केवल एक कठिनाई और बाकी थी। लोकाचार और शिष्टता के एक रेशमी बंधन को तोड़ना जरूरी था। वह बंधन यह था कि शुजा-उद-दौला मरते समय अपने घर के इन लोगों को अंग्रेज सरकार की खास हिफाजत में छोड़ गया था और चूंकि अब हालत बदल चुकी थी, फिर भी उस समय अंग्रेज सरकार ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। सर एलिजाह इम्पे पहले भी कई ऐसी कठिनाइयों के मौके पर काम दे चुका था। इस संकट के समय वह फिर वॉरेन हेस्टिंग्स का दोस्त साबित हुआ। अपनी पालकी में बैठकर गैर ईसाई कहारों की डाक लगवाकर उनके कंधों पर सर एलिजाह इम्पे कलकत्ता से लखनऊ रवाना हुआ। एक माननीय वाइसराय की आज्ञा पर उस वाइसराय को डकैती में मदद देने के लिए ईसाई चीफ जस्टिस को पूरी तेजी के साथ अपने कंधों पर ले जाने में
गैर ईसाई हिंदुओं का उपयोग किया गया। रूहानी अंधकार में डूबी हुई जनता को यूरोपियन व्यवहार और यूरोपियन सदाचार की श्रेष्ठता का इससे बढ़कर और क्या सबूत मिल सकता था। अवध की राजधानी में पहुंचकर चीफ जस्टिस ने बहुत से हलफनामे लिए, जिनमें बेगमों पर यह इल्जाम लगाया गया कि वे चेत सिंह के मालिकों यानी कंपनी के विरुद्ध उस फर्जी साजिश में चेत सिंह से मिली हुई थीं। सर एलिजाह ने न हलफनामे पढ़े न किसी से पढ़वा कर सुने। वे एक ऐसी जबान में थे जिसे ईंपे समझता तक न था, और न ही उसके पास इतना समय था कि किसी दूसरे से तर्जुमा करवाने का इंतजार करता। एशिया के अंदर इंग्लिस्तान के प्रधान न्यायाधीश की हैसियत से उसने हल्फनामे लिए और अपने उच्च अधिकार के इस घृणित दुरुपयोग को पूरा कर फिर पालकी में बैठ कलकत्ता लौट आया। फैजाबाद के महलों को अंग्रेजी फौज ने घेर लिया। बेगमों से कहा गया कि आप कैदी हैं और अपने तमाम जेवर, सोना, चांदी और जवाहरात दे दीजिए। जब बेगमों ने इनकार किया तो महल की शरीफ औरतों को भूखों मारा गया और उनके नौकरों को बड़ी बड़ी यातनाएं पहुंचाई गईं। बेगमें जब इन लोगों के रोने चीखने की आवाजों को न सह सकीं, तब उन्होंने पिटारों पर पिटारे और खजानों पर खजाने देना शुरू किया। यहां तक कि कुल लूट की कीमत का अंदाज 1,20,00,000 रुपये किया गया। जब तक यह रकम पूरी न हुई तब तक उन अभागे नौकरों और बांदियों को रिहा न किया गया। उस भयंकर कांड का यह केवल एक खाका है। जिन जिन बातों से इस चित्र खाके में सही रंग भरे जाते हैं, उन सब पर आज विस्मृति काल ने पर्दा डाल दिया है, जो अब किसी तरह हटाया नहीं जा सकता। इसके बाद टारेंस बयान करता है कि किस प्रकार इन सब अत्याचारों ने अवध के नवाब पर कंपनी की आए दिन की मांगों ने और वहां के राज शासन में अंग्रेजों के नित्य हस्तक्षेप ने मिलकर आसफुद्दौला को मिटा डाला, अवध निवासियों की हिम्मतों को कुचलकर खाक कर दिया और उत्तर भारत के उस हरे भरे बाग को थोड़े ही दिनों में इधर से उधर तक वीरान कर डाला। भारत से हेस्टिंग्स की कमाई। उन दिनों कंपनी के प्रायः सब अंग्रेज मुलाजिम कंपनी के लाभ के साथ साथ अपने व्यक्तिगत लाभ का भी खासा ख्याल रखते थे। वॉरेन हेस्टिंग्स को भी अपनी हर राजनीतिक चाल में इस बात का पूरा पूरा विचार रहता था। नजरानों और रिश्वतों का बाजार चारों ओर गर्म था। इतिहास लेखक जे टालबायस व्हीलर लिखता है, हेस्टिंग्स ने कबूल किया कि सन 1782 में आसफुद्दौला से उसने 10 लाख रुपए लिए। इससे नतीजा निकलता है कि सन 1773 में भी उसने इतनी ही रकम शुजाउद्दौला से लेकर जरूर चुपके से जेब में डाल ली होगी। जिन कर्मचारियों को कुछ भी राजनैतिक तजुर्बा है, उन्हें इसमें कोई शक नहीं हो सकता कि यदि इससे पहले आसफुद्दौला ने इतनी ही रकम हेस्टिंग्स को न दी होती और हेस्टिंग्स ने मंजूर न कर ली होती, तो आसफुद्दौला हरगिज 10 लाख रुपए हेस्टिंग्स की नजर न करता। कलकत्ता काउंसिल की 11 अप्रैल सन 1775 की कार्रवाई की रिपोर्ट में दर्ज है कि पीपाटर अपनी गवर्नरी के केवल पहले 3 साल के अंदर वॉरेन हेस्टिंग्स इन जरियों से 40 लाख रुपए से ऊपर कमा चुका था। वास्तव में हेस्टिंग्स के खिलाफ नंद कुमार की शिकायतें झूठी न थीं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 150 साल पहले भारत के अंदर 40 लाख रुपए की उतनी ही कीमत थी जितनी 1929 में 8 करोड़ की, और 40 लाख के आदमी उन दिनों इंग्लिस्तान में इतने ही कम थे जितने 8 करोड़ के आज भारत में। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा देशव्यापी लूट। वॉरेन हेस्टिंग्स जिस तरह रिश्वतें लेता था, उसी तरह देता और दिलवाता भी था। उसके अनेक छोटे और बड़े, काले और गोरे दलाल कंपनी की अमलदारी भर में तमाम महकमों के अंदर फैले हुए थे, जो देसी नरेशों और भारतीय प्रजा दोनों को तरह तरह से लूटते थे और उन पर तरह तरह के अत्याचार करते थे। कोलब्रुक नामक अंग्रेज ने 28 जुलाई सन 1788 को एक पत्र भारत से इंग्लिस्तान अपने पिता के नाम भेजा,
जिसमें उसने लिखा, मिस्टर हेस्टिंग्स ने इस देश को ऐसे कलेक्टरों और जजों से भर दिया है जिनके सामने एकमात्र लक्ष्य धन कमाना है। ज्यों ही ये गिद्ध मुल्क के ऊपर छोड़े गए, उन्होंने कहीं कोई बहाना निकालकर और कहीं बिना किसी बहाने के देशवासियों को लूटना शुरू कर दिया। जज लोग मुकदमे का फैसला उसके हक में करते हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा रुपये देता है, और चोर बेरोक टोक डाके डालने के बदले में बाजब्ता सालियाना अदा करते हैं। गोरखपुर के अत्याचार। आगे चलकर कोलब्रुक लिखता है, वॉरेन हेस्टिंग्स की कूटनीति और उसके निर्लज्ज विश्वासघात का असर केवल राजाओं और बड़े लोगों पर ही नहीं पड़ा। जमींदारों की जमींदारियां छीन लेना, बेगमों को लूटना, रुहेलों को निर्वंश कर डालना, ये सब बातें लोग भुला सकते हैं, परंतु गोरखपुर में जो अत्याचार हुए वे सदा सदा के लिए ब्रिटिश जाति के नाम पर एक अमिट कलंक रहेंगे। जेम्स मिल लिखता है, सन 1778 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने एक अफसर कर्नल हैनवे को कंपनी की नौकरी से निकालकर अवध के नवाब के यहां भेजा। नवाब पर दबाव डालकर बहराइच और गोरखपुर की दीवानी और फौजी हुकूमत उसी को सौंप दी गई। मिल कहता है, यह पूरा इलाका नवाब के शासन में खुशहाल था, किंतु कर्नल हैनवे के जुल्मों के कारण केवल 3 साल में यह इलाका पूरी तरह उजड़ गया। हैनवे ने कोई तयशुदा लगान नहीं रखा, बल्कि जितना चाहता अपने कलेक्टरों को भेजकर वसूल कर लेता। जो लोग अदा न कर पाते उन्हें कैद खाने में डाल दिया जाता, कोड़े मारे जाते। लोग अपने घर बार, अपने गांव तक छोड़कर भागने लगे। कई इतने मजबूर हुए कि अपने मासूम बच्चों तक को बेच देना पड़ा। मिल आगे लिखता है, सन 1780 में कंपनी का ही एक मुलाजिम कप्तान एडवर्ड्स इस इलाके को देखने आया। उसने देखा देश का बड़ा हिस्सा बंजर पड़ा है, आबादी घट चुकी है। जो थोड़े बहुत लोग वहां बचे भी हैं, उनके चेहरे पर केवल दुख, केवल बेबसी झलक रही थी। और हैरत की बात यह कि जब हैनवे नवाब की नौकरी में आया तब वह कर्ज में डूबा हुआ था, पर केवल 3 साल में न केवल उसने कर्ज उतार दिया, बल्कि उसके पास 45 लाख रुपए नकद जमा हो गए। आखिरकार नवाब ने जब ये अत्याचार देखे तो सन 1781 में हैनवे को बर्खास्त कर दिया। लेकिन जब नवाब को पता चला कि हेस्टिंग्स फिर से उसे थोपना चाहता है, तो नवाब ने साफ लिख भेजा, मैं हजरत मोहम्मद की कसम खाता हूं, यदि आपने मेरे यहां किसी काम पर भी कर्नल हैनवे को नियुक्त किया तो मैं सल्तनत छोड़ दूंगा और यहां से चला जाऊंगा। और यह सब सुनकर दिल और भी दुखता है कि उस दौर में कंपनी के इन अत्याचारों का कोई सच्चा और विस्तृत इतिहास किसी भारतवासी के कलम से लिखा नहीं जा सका। लगान का बढ़ाया जाना। अब हम फिर कोलब्रुक के पत्र की ओर आते हैं। याद रखना चाहिए कि कंपनी ही इस समय सारे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की प्रजा से लगान वसूल करती थी। यह लगान जिस हिसाब से वसूल किया जाता था उसके बारे में कोलब्रुक लिखता है, जिस पद्धति के अनुसार इस देश के अंदर अंग्रेजी इलाकों का शासन किया जा रहा है, उससे प्रजा की खुशहाली पर बुरा असर पड़ा है। नमक और अफीम के ठेकों की या उन तरीकों की जिनसे कंपनी की तिजारती पूंजी जमा की जाती है, बात छोड़कर मैं केवल जमीन के लगान की बात करता हूं। जमीन का लगान जहां तक बढ़ाया जा सकता था बढ़ा दिया गया है। मुगल सरकार के अधीन कोई जमींदार अपनी जमींदारी की पैदावार का आधा भी सरकार को न देता था, और छोटी जमींदारियों से तो इससे भी कहीं कम लिया जाता था। इसके अलावा जमींदारों को कुछ रकम बतौर पेंशन अपने हिसाब में जमा कर लेने की इजाजत थी, या उसकी जगह उन्हें कुछ जमीनें माफी में मिल जाती थीं। इसके विपरीत कंपनी के अधीन जमींदार के पास अपने यहां की पैदावार का केवल 10% ही रहने दिया जाता है। प्रजा के साथ जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है उससे वे सदा याद रखेंगे कि कभी किसी भी विजेता ने अपनी किसी पराजित जाति के कंधों पर
इससे भारी जुआ नहीं रखा। वॉरेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा। वॉरेन हेस्टिंग्स के अत्याचारों की अनेक संगीन शिकायतें इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के कुछ मेंबरों के पास पहुंची। पार्लियामेंट में कुछ न्यायप्रेमी मेंबर भी मौजूद थे। उनकी ओर से पार्लियामेंट के सामने वॉरेन हेस्टिंग्स पर रिश्वतखोरी और अनेक घोर अन्यायों के लिए मुकदमा चलाया गया। सुप्रसिद्ध विद्वान एडमंड बर्क ने अपनी अमर वक्तृताओं में कंपनी और वॉरेन हेस्टिंग्स के उन दिनों के कलुषित कृत्यों की खूब पोल खोली। इन वक्तृताओं का पढ़ना ब्रिटिश भारतीय इतिहास के हर विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। 7 साल तक मुकदमा चलता रहा, किंतु वास्तव में इंग्लिस्तान के सामने सवाल न्याय अन्याय का न था। सवाल था अंग्रेज कौम के हित और अंग्रेज कौम के राज का। वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो कुछ किया था अधिकतर अपनी कौम के हित के लिए और भारत में अंग्रेजी राज को मजबूत करने के लिए किया था। इसलिए अंत में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसे सब इल्जामों से साफ बरी कर दिया। इस तमाम मुकदमे में वॉरेन हेस्टिंग्स के करीब 10 लाख रुपए खर्च हुए, जो निस्संदेह उसकी भारत की कमाई का केवल एक हिस्सा था। कंपनी के मालिकों ने फौरन हट जाने के तौर पर आइंदा 20 साल तक के लिए 40,000 रुपये सालाना वॉरेन हेस्टिंग्स को देने का वादा किया, जिसमें से अधिकांश पेशगी उन्होंने उसी समय अदा कर दी। हेस्टिंग्स कंपनी को इससे कई गुना अधिक लाभ पहुंचा चुका था। सर इलिजाह इम्पे पर भी मुकदमा चलाया गया। रिश्वतें लेने, खुला अन्याय करने, जिन कानूनों के मातहत उसे अधिकार मिला हुआ था उन्हें जानबूझकर तोड़ने, झूठी गवाहियां बनाने, झूठे हल्फनामे तस्दीक करने इत्यादि का। किंतु अंत में इंग्लिस्तान के शासकों ने यह कहकर उसके जुर्मों का केवल प्रकट हो जाना ही काफी है, उसे छोड़ दिया। भारत में अंग्रेजी राज की जड़ें इस तरह पक्की की गईं